गुप्त साम्राज्य इतिहास का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इतिहास जानकारी के स्रोत अभिलेख चंद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी गुफा अभिलेख, सांची शिलालेख तथा महारौली के लौह अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज और सिक्कों उस समय की आर्थिक दशा की जानकारी देते हैं। साहित्य स्रोत चीन के यात्री फाह्यान की पुस्तक और कालिदास द्वारा लिखित ऋतु संहार, मेघदूत, अभियान, शाकुंतलम, इन सब की सहायता से ही गुप्त साम्राज्य काल के इतिहास की कड़ियों को जोड़ना संभव हुआ है। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के शासनकाल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंशावली में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त जैसे शासक। इस वंश में 3 प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। श्रीगुप्त गुप्त सेना के पूर्व में स्थित ताम्रपत्र लेख में भी गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। इस सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। घटोत्कच गुप्त लगभग 280 ईसा में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त के पूर्णा व रीत ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के समीपवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित था। उसने लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराज अधिकार की उपाधि धारण कर उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलवाया, जिसके एक ओर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र और दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण उसे विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सम्राट अशोक शांति व अनाक्रमण नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में विश्वास करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग माना जाता है। इसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कुमारगुप्त प्रथम उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त का गुलामल चंद्र व गुप्त कुल व्योम शशि कहा गया है। शक्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि प्राप्त है। महेंद्रादित्य का समनार्थी माना गया है।
कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई थी। कुमारगुप्त प्रथम ने के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। हुणों का गुप्त पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल की महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हुणों को पूर्वी हुण भी कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू कुश पार कर गांधार प्रदेश पर कब्जा कर गुप्त साम्राज्य का अभियान पूरा किया। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्यटन के पुत्र चक्र गणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति की स्थापना कराई थी। जिन्होंने हिंदू कुश पार कर गांधार प्रदेश कब्जा कर गुप्त साम्राज्य का अभियान पूरा किया। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्यटन के पुत्र चक्र गणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति स्थापित करवाई। पुरुगुप्त यह कुमारगुप्त प्रथम का ही पुत्र तथा स्कंदगुप्त पुत्र का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंदगुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आ गई। चूंकि वह वृद्धावस्था में राजा हुआ, अतः उसका शासन अल्पकालीन रहा। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। कुमारगुप्त द्वितीय पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ में गुप्त संवत 154 का उल्लेख मिलता है, जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि स्कंदगुप्त का पुत्र था। सारनाथ लेख में भूमि रक्षित कुमारगुप्त उत्कीर्ण मिलता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुमारगुप्त को महाराज भी नहीं कहा गया है। गुप्त साम्राज्य का पतन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी विशालगुप्त साम्राज्य को अछूत नहीं रख सके। शक्तिशाली हुणों के आक्रमण और विघटनकारी शक्तियों के आगे वे निर्बल सिद्ध हुए। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। वंशानुगत राजतंत्र गुप्त राज्य व्यवस्था वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था थी। इसके कारण भी गुप्त काल का पतन हुआ। सामंतों के द्वारा गुप्त राज्य का दुर्भाग्य था कि इसका सामंत वर्ग स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी था। इस वर्ग ने संकट के काल में राज्य को बचाने का प्रयास करने के बजाय उसकी कठिनाइयों का लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाना ज्यादा बेहतर समझा। उनके इस कार्य ने भी साम्राज्य के पतन में योग दिया। विदेशी आक्रमण बाहर आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य खोखला हो गया था। शक और हुणों के आक्रमण से साम्राज्य का रक्षा करने में केवल स्कंदगुप्त ही सफल रहा। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात हुणों का पुनः आक्रमण प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। गुप्तकालीन प्रशासन गुप्त सम्राटों के समय गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था का था। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। उसने उत्कर्ष के समय में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। राजस्व के स्रोत गुप्त काल में राजकीय आय के प्रमुख स्रोत कर थे, जो निम्नलिखित थे। भाग राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा। भोग संभवतः राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। प्रलय कर गुप्त काल में ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य या स्वेच्छा चंदा था। भूमि कर भोग का उल्लेख में हुआ है। इसी प्रकार भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित्र आया है। सामाजिक स्थिति गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 जातियों में था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। कला और साम्राज्य गुप्त काल में कला की विविध विधाओं जैसे वस्त्र स्थापत्य, चित्रकला, मृदभाण कला आदि में
अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से हुआ था। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। चबूतरे पर चढ़ाने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता था और गर्भगृह में चारों ओर देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों पर पार्श्वों पर गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी होती थी। गुप्तकालीन मंदिरों की छतें प्रायः सपाट बनाई जाती थी, पर शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के भी अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। भीतरगांव का मंदिर ईंटों से ही निर्मित है। विष्णु मंदिर सिंगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा, नागौर, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नचना, कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खो, नागौर, मध्य प्रदेश। भीतरगांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश।